हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका सोशल साइंस 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड में सोशल साइंस 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 40 नंबर का 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको भी अगर बिहार बोर्ड के परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए अनदेखा नहीं करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि ये टारगेट का मॉडल पेपर है। अभी मैं टारगेट का मॉडल पेपर चला रहा हूँ और ये 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का। तो मैं आज आप सभी को सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आपका पहला प्रश्न है, इससे पहले मैंने सोशल साइंस का पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें ये 54 नंबर है। इससे पहले मैंने 53 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख लीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट जो होता है वो कौन जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आप सभी को पता हो कि आरबीआई जो होता है भारतीय करेंसी को जारी करता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। बढ़ते आगे की ओर। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, जिसमें गेहूं आ जाता है, आलू मकई ये सब आ जाता है रबी की फसल में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में ही रबी की फसल बोई जाती है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलौने का उद्योग जो होता है वह छोटे पैमाने का उद्योग होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसे बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वह अग्रसर रहा है, अग्रसर। तो भारत जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अक्सर अग्रसर होते जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। बढ़ते आगे की ओर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं जो होता है वो व्यावसायिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी लोक कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याण। पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में इनमें कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में इनमें से कौन नहीं है? ये जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में कौन नहीं है, यही पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर निगम है जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नगर निगम। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन की प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेट होते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण जो है आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क है। लौह अयस्क जो है वो कौन सा संसाधन है, यही पूछा गया कि लौह अयस्क कौन सा संसाधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे इसी ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। तो यह कथन जो था अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन कौन था? तो यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन पूर्व यानी पहले जो अभी जो वर्तमान में है, जो अभी जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, तो इससे पूर्व जो थे, मतलब कि पूर्व में अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति है। यही कहना चाह रहा था कि अब अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने ही यह कथन कहा था। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन जो था यह किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने ही यह कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। बढ़ते हैं की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मुद्रा को जारी करने का अधिकृत रखता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका जो चिन्ह होता है उसे प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा।
कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59वां संविधान संशोधन द्वारा ही सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेड। बढ़ते हैं की ओर। आपको इसे नोट करते हुए चलना है, जो प्रश्न नहीं जानते हो उसे नोट करते हुए चलना है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है और वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में कौन से उद्योग शामिल है? पहले औद्योग का क्रांति, पहले जो मतलब औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, कपास और लौह, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लौह के। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। इसे छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सा डेनमार्क युद्ध। पर्सा डेनमार्क युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर्सा डेनमार्क युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो पर्सा डेनमार्क युद्ध के बाद। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। बढ़ते आगे की ओर। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड के झरिया क्षेत्र में अधिक कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। क्या पाया जाता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में? तो कोयला। झारखंड तो कोयला के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। धान जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धान। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी, यानी बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी की सरकार ने ही योजना आयोग के जगह नीति आयोग लाया था। तो 2015 में 2014 में बीजेपी की सरकार आई और 2015 में योजना आयोग लाया गया। और इससे पहले कौन सा आयोग था? उससे पहले योजना आयोग था, और जब बीजेपी की सरकार बनी तब नीति आयोग उसे कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। एक बार और समझिए, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, ठीक है। तो नीति आयोग की जो 2015 में आया था। बढ़ते आगे की ओर।
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुरी जो थे, जेड गुरी, वह लोकतंत्र में रंग विरोधी का नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, कौन थे? तो जेड गुरी। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। अगर आपको भी बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास करना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।